सबसे पहले खबर सिरोही की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सिरोही दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने किसानों, महिलाओं, श्रमिकों को 1590 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। कार्यक्रम में जोराराम कुमावत, ओटाराम देवासी, गौतम दत्त सहित अनेक विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक और महिलाएं मौजूद रहे। सीएम शर्मा ने इसे खुशी का दिन बताते हुए कहा कि किसान आगे बढ़ेगा तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने घोषणा की है कि बसंत पंचमी से गिरदावर सर्कल स्तर पर ग्राम उत्थान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जहां पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन, पशु टीकाकरण और डेयरी पंजीकरण जैसे कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की पीड़ा समझती है और 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम भी किया है। उन्होंने गौशालाओं में गौ अनुदान बढ़ाने, कानून व्यवस्था पुख्ता करने और बिना पेपर लीक के भर्तियों का दावा भी किया। सीएम ने सिरोही की जनता का आभार जताते हुए सरकार की नीतियों को जनहितकारी बताया। एसआईआर के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, हम कहते हैं कि किसी भी घुसपैठिए के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। लेकिन जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो उनके पेट में मरोड़े मारते हैं। क्यों? कि उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरे साहब, ये कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चली है, अब ये नहीं चलेगा। अरे ये प्रदेश चलेगा तो कानून से चलेगा। अशांति करने वाले को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है और ये कांग्रेस वाले हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया था और इन्होंने कब किया? जब जाने वाले थे। जाने वाले थे तो जाने वाले को कौन पूछता है? इसलिए हमने आते ही पहली साल में राजिंग राजस्थान किया था और मैं बता देना चाहता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर आ गए, लेकिन कांग्रेस वालों को दिखता नहीं है। मैंने आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विद्यालय में मैंने अभियान चला रखा है हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि अगर किसी की आंख कमजोर हो तो हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है और जांच करने के बाद उनको चश्मा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आपकी अगर आंख खराब हो गई है, आपको विकास नहीं दिखता है, पेपर लीक नहीं दिखता है, आपको अशांति करने वाले नहीं दिखते हैं, तो आपका भी मैं एक कैंप लगवा दूं कि आपकी जांच करा के आपका चश्मा लग जाए, जिससे आपको विकास भी दिखे और राजस्थान का काम। इस प्रकार हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका विकास करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार से हिंदुस्तान का गौरव दुनिया में बढ़ाने में हमारे मोदी जी ने जो सतत प्रयास किया, वो आप सब देख रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के समग्र विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में जो कुछ भी कर सकना होता है, वो सब काम ये नियमित रूप से कर रहे हैं। दिल्ली से पैसा लाना हो, राजस्थान में विकास के लिए लगाना हो, ये सदैव प्रयत्न करते रहते हैं और यही कारण है कि राजस्थान अब विकसित राजस्थान बनने की दिशा में लगातार। और अब जयपुर गृह विभाग से बड़ी खबर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उससे जुड़ी सेवाओं में हड़ताल पर रोक। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 3 महीने के लिए रेशमा लगा दी गई है। रेशमा को लागू कर दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की है। बोर्ड और परीक्षाओं से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध। 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2026 तक
लागू रहेगी रेस्मा। बोर्ड कार्यालय और संबंधित गतिविधियों को अति आवश्यक सेवा घोषित। तो ये गृह विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना। बोर्ड और परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2026 तक रेस्मा लागू रहेगी। और अब बात प्रतापगढ़ की। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रतापगढ़ डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पिंकू उर्फ पिंकेश मीणा को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 6 जुलाई 2024 का है, जब नाबालिग घर के बाहर सो रही थी और रात में उसका अपहरण किया गया। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ने नाबालिग को पत्नी बनाकर अपने कब्जे में रखा। पुलिस ने मजबूत अनुसंधान के बाद में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों और 37 दस्तावेजों के जरिए आरोप सिद्ध किए। अदालत के इस फैसले को बाल अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय डॉक्टर श्रीमान प्रभात जी अग्रवाल द्वारा अपने एक निर्णय में अभियुक्त पिंकू उर्फ पिंकेश को नाबालिग लड़की को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में 20 वर्ष की कठोर कारावास व 50,000 का अर्थदंड देकर सजा। और अब बारां के शाहबाद की बात करेंगे। वन विभाग ने वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर अतिक्रमण को हटाया है। उप वन संरक्षक बारां विवेकानंद मणिकराव के निर्देश पर सहायक वन संरक्षक नवनीत कुमार शर्मा और क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक चौधरी के नेतृत्व में केलवाड़ा रेंज में ये कार्रवाई की गई। राठी पहाड़ी, मामोनी तालाब, माधोपुर, बीट, रामपुर, टोढ़िया और धुआं जैसे क्षेत्रों में वन भूमि पर गेहूं, सरसों और चने की अवैध खेती की जा रही थी। विभाग ने जेसीबी मशीन, ट्रैक्टरों और स्टाफ की मदद से अतिक्रमण को हटाकर वन भूमि को मुक्त कराया। वन विभाग ने साफ किया कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए आवंटित अग्रिम मृदा कार्य और पौधारोपण के लक्ष्य को इन जगहों पर शीघ्र पूरा किया जाएगा। विभाग ने आगे भी ऐसी कार्रवाइयों के संकेत दिए हैं। रामगढ़ में इन दिनों खूंखार बंदरों का आतंक लोगों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसा ही मामला कस्बे के निजी स्कूल का है, जहां पर दिन दहाड़े बंदरों की एक उग्र टोली ने स्कूल परिसर में घुस करके हड़कंप मचा दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितनी तादाद में यहां पर एक साथ बंदर आते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कूल की 7वीं कक्षा में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बंदरों की टोली खिड़की से कक्षा में घुस आई और एक छात्र पर हमला तक कर डाला और उसके कान को बुरी तरह खा लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एक साथ बंदर आ गए थे और एक साथ बंदर आने के बाद सीधा कमरों में अटैक किया। कमरे में अटैक करने के बाद अफरा तफरी मची। एक बच्चा जिसमें घायल हो गया था और बंदरों की टोली कम से कम 80-90 बंदर एक साथ आए थे। दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, फर्जी और नकली हॉलमार्क को लेकर के कार्रवाई हुई है। घोड़ा का चौक घाचियों की बगीचे के पास का ये मामला है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS विभाग जयपुर की टीम कार्रवाई कर रही है। सालासर बालाजी हॉलमार्किंग सेंटर पर यह कार्रवाई की गई। घोड़ा का चौक घाचियों की बगीचे के पास का ये मामला है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। नकली हॉलमार्क को लेकर के बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है, कार्रवाई करती हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सालासर बालाजी हॉलमार्किंग और यहां पर नकली हॉलमार्क का मामला देखने को मिला है। ऐसे में एक बड़ा घपला घोटाला, फिलहाल कार्रवाई का डंडा यहां पर चल रहा है। सालासर बालाजी हॉलमार्किंग सेंटर है ये। नाम देखिए और काम देखिए, दोनों में कितना अंतर।
जोधपुर से एक और खबर। गणतंत्र दिवस को लेकर के जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। डीसीपी ईस्ट पीडी नित्या ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर में शाम और रात के समय विशेष नाकाबंदी की जा रही है। सभी प्रमुख चौराहों और नाकों पर पुलिस बल तैनात करके ड्रिंक एंड ड्राइव और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। डीसीपी नित्या ने बताया कि एनडीपीएस मामलों को लेकर के ईस्ट जिला पुलिस लगातार सक्रिय है। साल 2025 में 97 एनडीपीएस मामले दर्ज हुए हैं, जो कि 2024 की तुलना में बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस छोटे वेंडर से लेकर के बड़ी तस्करी में शामिल आरोपियों तक कार्रवाई कर रही है। ओवरऑल क्राइम में कमी का श्रेय प्रभावी प्रिवेंटिव एक्शन को देते हुए उन्होंने बताया कि ईस्ट जिले में करीब 280 हिस्ट्री शीटर और 24 हार्डकोर अपराधी चिन्हित है। 26 जनवरी को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से होशियार है। अभी 26 जनवरी के मद्देनज़र पूरे जोधपुर कमिश्नरेट में जो नाकाबंदियां हैं वो बढ़ाई गई हैं। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस जोधपुर कमिश्नरेट सर का भी आदेश है कि शाम के टाइम में और रात के टाइम पे हमारी नाकाबंदी अच्छी हो, और इसीलिए ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हर दिन पुलिस के जवान आपको दिखेंगे मेन चौराहे और नाकों पे गाड़ियाँ चेक करते हुए। वो इसीलिए कि कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग वाले केसेस एक तो ना हो, और दूसरा जो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कोई अनहोनी या ऐसे कोई वारदात ना करे जिससे समाज में जो शांति है वो। और अब बात जालौर के चितलवाना की। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश ने जिले में फसल बीमा योजना में हो रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर के जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सांचौर को ज्ञापन सौंपकर किसानों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि साल 2023 से 25 तक कटाई के बाद में नुकसान के मामले में बड़े लेवल पर अनियमितताएं सामने आई है। किसानों के द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद आज तक उनका समाधान ही नहीं हुआ है, जिससे बीमा भुगतान काफी लंबित है। भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाया कि कई मामलों में बिना उचित जांच के क्लेम रोक दिए गए, जो कि किसानों के साथ सीधा अन्याय है। ज्ञापन में डीजीआरसी और एसजीआरसी जैसी समितियों में किसान प्रतिनिधियों को शामिल करने और लंबित सभी क्लेम का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। आप एक बार फिर सड़क पे आए, क्या मांगे आज? मांग तो वो कि वो मांग पहले 4 महीने पहले हमें धरना दिया था, 16 दिन। हमारा कृषि अध्ययन 22 का बाकी था, 700 चित्रवाड़ा का, 23 का सांसुर का बाकी था, और 25 का और हो गया। और बीमा की जो कंपनी रिलायंस श्योर कंपनी है, बीमा हमने करवाया, खराबा लिख दिया, कागज बन गए, और वो कागज बीमा जो कागज बने वो कागज भी खारिज करती है। किसी अधिकारी के बात हुई आपकी? अधिकारी से हमारी जब धरना देता है ना तो बातें होती है, और हमें आधा अधूरा जो मांगे है वो मानी जाती है, और हम धरना स्थगित कर लेते हैं, और जब पूरा हक नहीं देते हैं तो हमें दोबारा बैठना पड़ता है। अब हमें अगस्त में दिया था धरना। जालौर के भीनमाल की बात करेंगे। डीएनटी समुदाय ने पाली जिले के बालराई में हुए डीएनटी महाआंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि 5 दिसंबर 2025 को सरकार और डीएनटी संघर्ष समिति के बीच में हुई वार्ता में 78 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इस समझौते का पालन ही नहीं हुआ। ज्ञापन के मुताबिक समझौते के बावजूद पाली पुलिस ने आंदोलन से जुड़े 6 लोगों को 17 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया, जिससे समुदाय में काफी गुस्सा है। डीएनटी समुदाय ने इसे दमनकारी नीति बताते हुए कहा कि यदि 78 मुकदमे वापस नहीं लिए तो आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और अब बात कोटा के रामगंज मंडी की, जहां पर रामगंज मंडी में राम कथा गौ माता महोत्सव के तहत गुरुवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। कलश यात्रा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। सुबह से ही शहर की सड़कों पर महिलाओं का जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। आयोजकों ने 21,000 महिलाओं के शामिल होने का अनुमान भी लगाया था, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ को देखकर ये संख्या 50,000 से ज्यादा आंकी जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने पहले ही भीड़ अधिक होने की आशंका जताई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में
टोंक के देवली की करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली में प्रधान आरक्षक के 7वें बैच की भव्य दीक्षांत परेड आयोजित की गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर 324 जाबाज जवानों ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शपथ ली, जिनमें 171 महिला प्रधान आरक्षक शामिल रही। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि बताते हुए जवानों का उत्साहवर्धन किया। ये बैच स्पोर्ट्स कोटा से चयनित 30 खेलों के खिलाड़ियों का है, जिन्हें औद्योगिक विमानन, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आधुनिक हथियारों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया है। दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। परेड के समापन पर जवानों के परिजनों ने वर्दी में अपने बच्चों को देखकर काफी गर्व महसूस किया। स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूट हुए 324 जवान का आज दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम बहुत उत्साहवर्धक कार्यक्रम था। जब जवान परेड कर रहे थे तब उसके एक एक कदम में देश की सुरक्षा की गारंटी दिखाई दे रही थी। इससे हमारे आज दीक्षांत समारोह से दीक्षित हुए सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब अलवर के थानागाजी की बात करेंगे। थानागाजी पंचायत समिति परिसर में सचिवालय की निरीक्षण टीम ने औचक दौरा किया, जहां पर लापरवाही और अव्यवस्था देखने को मिली। डेप्यूटी सेक्रेटरी सुनील शर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम को कई विभागों के कार्यालय बंद मिले और अधिकांश अधिकारी कर्मचारी अपनी सीटों से ही नदारद पाए गए। टीम के द्वारा परिचय देने के बावजूद किसी भी अधिकारी ने जिम्मेदारी का परिचय तक नहीं दिया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में भी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिस पर उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए अवगत भी करवाया। ग्रामीणों की शिकायत के मुताबिक पंचायत समिति में भ्रष्टाचार और कामकाज में टाल मटोल के कारण जनता के काम ही नहीं हो रहे हैं। निरीक्षण में सामने आई गंभीर लापरवाही को देखते हुए अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। टीम ने साफ किया कि जवाबदेही तय करके सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब निरीक्षण पर टीम आती है तो किस तरह से तमाम जिम्मेदार वहां से नदारद दिखाई देते हैं। जो थानागाजी फंड उसमें आई, उसमें टीम के अंदर जो अंबकाधिकारी महोदय महेंद्र कुमार सरावत मेरे साथ में थे, तरुण कुमार मीणा, सुंदर सिंह नोवार, कृष्णावर कटारिया, ये सब मेरे साथ में हमारी टीम में सदस्य थे। हम लगभग 9:40 पे यहाँ पे इसमें थानागाजी में आए। हमने 9:40 के आसपास आपका जो पंचायत समिति, एसडीएम कार्यालय, आपका ये एजुकेशन के ऑफिस, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, इनका सबका हमने इनके परिसर उठाए। स्थिति ये थी कि निरीक्षण के दौरान एसडीएम मैडम है वो खुद अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी, और इसके बाद में हमने आपके वीडियो जो ऑफिस है उसका भी फिजिकल इंस्पेक्शन किया, और फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान जो वीडियो ऑफिस की जो स्थिति थी बहुत ही चौंकाने लायक थी। वीडियो साहब हमारी इंस्पेक्शन के दौरान कुछ समय। और अब बात प्रतापगढ़ की। सोना चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब सर्राफा व्यापारी झूठी शिकायतों से परेशान है। प्रतापगढ़ सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग झूठे फरियादी खड़े कर सोना चांदी गिरवी रखने और वापस नहीं करने जैसे निराधार आरोप लगा करके व्यापारियों से अवैध वसूली की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि ऐसे मामलों में पक्के बिल, अनुबंध और रसीदों की प्रथम दृष्टया जांच के बिना कोई आपराधिक मामला दर्ज न किया जाए। उन्होंने इसे सिविल विवाद बताते हुए जाली दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच और सक्रिय गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।
और अब बात भरतपुर की। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र कल्याण और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोग दूर दराज के गांवों और शहरों में जाकर के जमीनी लेवल की समस्याओं का फीडबैक भी ले रहा है। नायक ने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ ज्यादा पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ में नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों के लिए निःशुल्क बस सेवा, अनुजा निगम की ऋण सहायता योजनाएं, एक मुश्त भुगतान पर ब्याज और पेनल्टी में राहत, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक कल्याण पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमारी जो पार्टी है, दिस इज पार्टी विद डिफरेंस, कि हम सबको साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो 1 करोड़ 10 लाख एससी के लोग हैं, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, और भी कई समस्याएं जो कि नॉन एससी की भी मेरे सामने आई है, तो मैं सभी गांव में, शहर में, कल मेरी मीटिंग हुई है हमारे सफाई कर्मचारियों की वहाँ पर नगर निगम में, उसके बाद में मैं बस्तियों में भी गया हूँ कि जो हमारी भजनलाल सरकार। और अब बात पाली के सुमेरपुर की। गुरुवार को सांडेराव गांव में हिंदू सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। सम्मेलन के तहत बाबा रामदेव मंदिर से हनुमान चौक तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण करके भाग लिया, तो वही भगवा ध्वज रैली और देशभक्ति के तरानों से पूरा गांव गूंज उठा। सजी धजी बग्गियों में विराजित भगवत गिरी महाराज का जगह जगह पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत किया। यात्रा के बाद में भूमिया जी भवन स्थित जैन धर्मशाला में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिनमें संत ओमकार गिरी महाराज ने कहा, गौ माता भारतीय संस्कृति में पूजनीय है और उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी माना है। उन्होंने गौवंश की रक्षा और संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। और अब बात कपासन की। नए कानूनों और कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायत समिति में ऑनलाइन जन संवाद का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक लता मनोज कुमार सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जुड़े और क्षेत्र की कानून व्यवस्था के हालात का फीडबैक भी लिया। इस दौरान सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और शांति समिति के मेंबर भी शामिल हुए। अधिकारियों ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की जानकारियां दी और राजकोप और सिटीजन ऐप के जरिए शिकायतें साझा करने के तरीके भी बताए। साइबर अपराध, फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस ने आमजन से शांति बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। और अब आज डूंगरपुर की नेशनल हाईवे 927A पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इंदौर से माउंट आबू घूमने निकले 4 दोस्तों की यात्रा काल बन गई। सागवाड़ा बाईपास के पास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे खड़ी पिकअप से जा टकराई। तस्वीरें आप देख लीजिए। ब्लर करके हमने कुछ तस्वीर को दिखाया है। हादसे में शांतनु यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य साथी मोहित मौर्य, यश यादव और पवन बच गए। भिड़ंत इतनी भयावह थी कि कार मलबे में ही तब्दील हो गई। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव का पोस्टमार्टम करके सुपुर्द किया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुआ या फिर ओवर स्पीडिंग के कारण ये हादसा हुआ। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा, जिनमें कई सपने भी स्वाहा हो गए। और अब बात लोहाघाट की। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को लोहाघाट के रायकोट महर और बापरू गांव में जनसेवा शिविरों का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इनके जरिए 1600 से ज्यादा ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला।
रायकोट महर में आयोजित शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जहां पर 1021 लोग शामिल हुए और 16 शिकायतों में से ज्यादा का मौके पर ही समाधान किया। जिलाधिकारी ने कहा, ऐसे शिविर से ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो वहीं बापरू गांव में अपर जिलाधिकारी KN गोस्वामी की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 610 ग्रामीण शामिल हुए। यहां 42 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 34 का मौके पर समाधान हुआ। कैंप में प्रमाण पत्र तक भी दिए गए। और अब जयपुर से बड़ी खबर। राजधानी में महिला का चाकू से गोद कर हत्या। महिला की चाकू से गोद करके हत्या की गई। 34 साल की पूनम उर्फ लक्की बीच बाजार में मृत पाई गई। महज 34 साल की आयु बताई जा रही है। जिस महिला की हत्या हुई और बीच बाजार में हुई, अज्ञात शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। शव कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर की एक घटना है। शास्त्री नगर ACP सुरेंद्र सिंह कावंटिया अस्पताल पहुंचे। सर्किल की टीमें CCTV जांच में जुटी है। पुलिस हत्यारे के करीब पहुंची। जल्द होगा मामले का पटाक्षेप। आपको बता दें कि जयपुर में आज दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। महज 34 साल की एक महिला के दिन दहाड़े बीच बाजार में चाकू घोंप करके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में अफरा तफरी मच जाती है। और शायद ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिसमें लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ता है। आप सोचिए, बीच बाजार में। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर राकेश दाधीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, बीच बाजार में महिला की हत्या, सनसनी। यहाँ पर 34 साल की महिला है। क्या अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर पाई है, आरोपी तक पहुंच पाई है? देखिए, महिला की हत्या के बाद पुलिस की जो टीम है वो अलर्ट मोड पे नजर आई और हत्यारा जो देवर है अनिल, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। बहरहाल शास्त्री नगर थाना पुलिस इससे अब पूछताछ कर रही है और ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि पुलिस की जो टीम है, जब घटना हुई, घटना के बाद जो CCTV पड़ताल की और परंपरागत पुलिसिंग का पुलिस ने उदाहरण दिया है। जो मौके पर लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई और उस पूछताछ के बाद पूरा माजरा समझ में आया, क्योंकि जो पूनम के पति की मौत होने के बाद जो देवर था वो पूनम से शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम के मना करने पर देवर ने आज ये सनसनीखेज जो हत्या का जो पूरा घटनाक्रम रचा, वो दिल दहलाने वाला था, क्योंकि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बहरहाल अभी से पूछताछ जारी है। बिल्कुल राकेश, पुलिस ने बहुत जल्द ही ये सफलता हासिल की है। जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची है, वहां पर देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या ये वो लोग परिजन है महिला के? इनका क्या कुछ कहना है, इनका पक्ष क्या कुछ है? राकेश, देखिए, जो मृतका के परिजन थे, जब घटना की सूचना लगी तो कांवटिया अस्पताल पहुंचे और बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे और पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे। जो मौके पर जो लोग थे वहां पर मौजूद, उनसे भी परिजनों की हल्की तू में हुई थी। बहरहाल जब हत्यारा जब पकड़ में आ गया, उसके बाद परिजन भी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और अब जो हत्यारा है उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। राकेश, महज ये घटना नहीं है, रिश्तों को तार-तार शर्मसार कर देने वाली वारदात भी है, जहां पर जैसा कि देवर ने, मतलब कि साफ जाहिर है कि भाभी की हत्या कर दी गई है। जहां पर हम भाभी को एक माँ का दर्जा देते हैं, आखिरकार उसी की हत्या कर दी जाती। बहुत ही शर्मनाक। फिलहाल आप बता रहे हैं कि पुलिस हर एंगल से अभी पूछताछ में जुटी हुई है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको बता रहे हैं शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर की एक घटना। इसमें शादी करना चाह रहा था, हमने इससे मना कर दिया था। कैसे ना कैसे हम लोग ने इसको मना लिया था। ये मरने के लिए चले गया था रेलवे स्टेशन पे, वो मतलब समझाया हमने इसको, तब ये बात करना छोड़ दिया। ये बाप
टॉपिक से टॉपिक चढ़, इसके पूनम दीदी के पास एक बार नहीं 4 बार हमले हुए, 2-3 बार। जब एक बार डर के हमारी काम वाली के घुस गई थी हमले की वजह से। इसने मुझे कहा था, मैंने जब भी इसको बोला था कंप्लेंट कर दे, पर नहीं मानी। मैंने इसके भाई को भी बोला था। देवर का नाम क्या है? अनिल। कहाँ रहता है, क्या करता है? सही है, सब मुझे नहीं पता कहाँ रहता है कहानी। मुझे भी कम से कम 2 साल के बाद पता चली। अनिल किसका भाई है? कहाँ, मतलब किसका भाई है अनिल? अनिल है इनके बुआ, मतलब कि मामा का बुआ का। ऐसे इलेक्शन में, इन लोग की इलेक्शन में। आप क्या लगती है? और अब बात होगी छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के भाटापारा की बात करेंगे। बकुलाही स्थित स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। डीएससी कोयला भट्टे में विस्फोट के दौरान हादसा हुआ। भट्टे के पास में सफाई काम कर रहे मजदूरों की गर्म कोयले से झुलसने से मौत हुई। 6 मजदूरों की मौत हुई है। कुछ दूसरे मजदूरों के घायल होने की सूचना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक भी जताया। प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। भाटापारा ग्रामीण पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो गर्म कोयले से झुलसने से मजदूरों की मौत का मामला है। दर्दनाक ये मौत, आप सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी जब यह हादसा हुआ होगा। और फिलहाल जो अपडेट आ रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक भी जता दिया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये एम्बुलेंस जहाँ पर शायद जो मजदूर है वो है, ब्लर करके तस्वीरों को दिखाया। और अब बात कांकेर की। नगर पालिका परिषद कांकेर छत्तीसगढ़ की आवर्धक जल प्रदाय योजना के अंतर्गत दशपुर में स्थित 10.50 MLT क्षमता वाले जल शुद्धिकरण संयंत्र से निकलने वाला अपशिष्ट जल आसपास के इलाकों में प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण समीपवर्ती यानी कि पास के किसानों की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। तो वहीं खेतों में जलभराव, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और फसलों को नुकसान जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। दूषित जल के लगातार प्रवाह से सिंचाई व्यवस्था बाधित हो रही है, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसान लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, किंतु अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। हमारे यहाँ जो फिल्टर प्लांट बना है महानदी में, तो उसका वो है टैंकर, और यहाँ बगरूम चौक में उसका सप्लाई करते हैं कांकेर में फिल्टर करके। उसमें से जो वेस्टेज पानी आ रहा है वो बहुत परेशानी का कारण बन गया है। और हम लोग शासन प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं, और हमको अभी तक के कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, ना कोई जवाब नहीं दे रहे सही से। कम से कम 5-6 साल हो गया। यहाँ खेती कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। ये सब परेशानी ये है कि अपने नगर पालिका कांकेर के लिए यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट लगा है ना, तो वाटर फिल्टर प्लांट का पानी पूरा वेस्टेज जो पानी है वो ऊपर का खराब वाला पानी पूरा यहाँ से 200 एकड़ खेतों में सब 12 महीना 24 घंटा पलते रहता है। हम शासन प्रशासन से ही मांग करते हैं कि पानी के उचित नाला को व्यवस्था किया जाए, और आगे में नदी है हटकुल नदी, तो पानी नदी में हटकुल नदी में गिराया जाए करके। ग्रामवासियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो हमारा संयंत्र दसपुर में लगा हुआ है, जो फिल्टर जो पानी होती है, जो शहर में कांकेर शहर पानी आ रही है, जो फिल्टर होने के बाद जो पानी बाहर निकलती है वो शायद उनके खेतों में जा रही है, उनको परेशानी हो रही है। तो उस चीज़ को हम लोगों ने इंजीनियर और हमारे सीएमओ से चर्चा किए हैं, और इसका प्रोजेक्ट बना के हम जल्द से जल्द शासन को भेजते हैं, और शासन से हम जल्दी मांग करते हैं इसके लिए हमको फंड दिया जाए, और हम एक नाली बनाकर ये पानी को व्यवस्थित ढंग से नदी में गिराएंगे, और इससे हमारे जो ग्रामवासी है जो खेती। और अब बात कांकेर की। चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम मचांदूर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें चावल से भरे ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक दंपति अपने बच्चे के साथ में कांकेर से बालोद बच्चे के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जा रहे थे, और इसी दौरान धमतरी से जगदलपुर की तरफ जा रहे ट्रक से उनकी कार की टक्कर हुई। तो वही हादसे के बाद वहां के लोगों की मदद से घायल दंपति को तत्काल चारामा अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो हादसे में एक दंपति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। दर्दनाक ये हादसा। जगदलपुर से सटे आड़ावाल पंचायत में नियमों को ताक पर रख करके अवैध कॉलोनियों का निर्माण खुलेआम जारी है। यहां पर कॉलोनाइजर बख्तियार खान द्वारा करीब 2 एकड़ भूमि पर रिवर डेल नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही है, जबकि न तो
लेआउट पास करवाया, न ही टाउन एंड प्लानिंग विभाग से एनओसी ली है और न ही रेरा अप्रूवल मौजूद है। विभाग द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य लगातार हो रहा है। जगदलपुर एसडीएम ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माण की सूचना पर टीम भेजकर काम रुकवाया है और दोबारा निर्माण होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं टाउन एंड प्लानिंग की संयुक्त संचालक प्रीति देवांगन ने साफ किया कि बिना लेआउट पास कराए कॉलोनाइजर लगातार दबाव बना रहा था। जगदलपुर शहर अपनी बसाट के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं शहर का जैसे विस्तार हो रहा है, शहर के समीप जो पंचायत लगी हुई है अड़ावाल, वहाँ पर एक अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी निर्माण की पूर्व में भी कई शिकायतें हो चुकी है। प्रशासन के अधिकारियों का, एसडीएम का, जिला कलेक्टर का और यहाँ तक कि राजस्व सचिव का भी कहना है कि इस पर जांच बैठी है, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज दिन तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासन किस वजह से लेट लतीफ़ी कर रहा है, ये आज भी समझ से परे है। कहीं ना कहीं इससे पूर्व शहर के गणमान्य नागरिकों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने यहाँ पर ये बताया था कि ये यहाँ पर नियमों को ताक पे रखकर इस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी परमिशन नहीं ले रखी है, लेआउट पास नहीं करवा रखा है। उसके बाद भी निरंतर कॉलोनी निर्माण का कार्य जारी है। आप देख सकते हैं पीछे ये मजदूर लगे हुए हैं और आज भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब यहाँ पर कोई कार्य संचालित नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर कि यहाँ पर ये कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों की क्या मजबूरी है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार इस धन्ना सेठ के ऊपर कार्रवाई नहीं करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि एक और तो यहाँ के एसडीएम निरंतर ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कागजों में भी इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कैमरे पर कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिरकार सबसे बड़ा कारण क्या है? इन धन्ना सेठ की इतनी बड़ी फौज कि नियमों को ताक में रखकर ये कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक नियमों को धत्ता दिखाते हुए कॉलोनी का निर्माण चल रहा है और प्रशासन के अधिकारी हाथ बांधे हुए खड़े हैं। अब इस मामले पर कितनी कार्रवाई होती है, राज्य सचिव राजस्व सचिव इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्या जिला कलेक्टर करेंगे या फिर एसडीएम? इससे पहले भी राजस्व सचिव को कई इसके शिकायतें मिल चुकी है, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि ये खबर चलने के बाद कार्रवाई होती है या तीसरी आने वाला समय तय करें। कैमरामैन जान। और चलिए बात एमपी की होगी। शिवपुरी के पिछोर से खबर नगर में आज विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत टेकरी मंदिर से निकली विशाल कलश यात्रा से हुई, जिसका नगरवासियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। खूबसूरत तस्वीरें आप देख लीजिए। सम्मेलन का शुभारंभ संतों के द्वारा श्री राम आरती के साथ में हुआ। मंच से आनंदपुरी महाराज ने जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का आह्वान करते हुए सामाजिक एकता पर भी जोर दिया। मुख्य वक्ता विजय दीक्षित ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों में संस्कार जागृत करने के लिए घरों में क्रांतिकारियों और महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। तो विराट हिंदू सम्मेलन के भव्य आयोजन की अलग अलग तस्वीरें। और अब बात अशोकनगर की। अशोकनगर के चंदेरी में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे वाहन चालकों में खलबली मची हुई है और कई चालक यहां से वहां छिपते हुए भी दिखाई दिए। जिला परिवहन अधिकारी रंजना कुशवाहा के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान स्कूल बसों और मैजिक वाहनों की गहन जांच भी हुई। जांच में बीमा, पीयूसी, परमिट सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल हुई, जिसमें कई वाहन नियमों का उल्लंघन भी करते पाए गए। अनफिट और दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर संबंधित स्कूली वाहन चालकों से कुल 82,000 रुपए का समझौता शुल्क भी वसूला गया। डीटीओ रंजना कुशवाहा ने बताया कि बिना वैध दस्तावेजों के संचालित वाहनों के खिलाफ आगे भी लगातार चालानी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर वाहनों की जब्ती भी होगी। तो आरटीओ की सख्ती की तस्वीरें।
नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर स्नान के दौरान एक बुजुर्ग श्रद्धालु नर्मदा नदी के गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे। मौके पर तैनात एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और श्रद्धालु को सुरक्षित नदी से बाहर भी निकाला। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव रेस्क्यू वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जवानों को डूबते श्रद्धालु को बचाते हुए साफ देखा जा सकता है। रेस्क्यू के बाद में श्रद्धालु को उपचार के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवाया है। कोई श्रद्धालु स्नान करने आए थे जो कि गहरे पानी में चले गए या पैर फिसल जाने के कारण उन्हें हमने जैसे ही देखा कि वो गहरे पानी में हो और डूब रहे हैं, तो हमारी टीम से जो श्याम है और एक एसडीआरएफ का मेंबर अजय, वो उन्होंने तुरंत वहाँ पे उसका लाइव रेस्क्यू किया और अभी तुरंत। और अब बात बीकानेर के खाजूवाला की। दिन दहाड़े दुकान से पानी की मोटर चोरी हुई है। 2 महिलाओं ने चोरी को अंजाम दिया है। महिलाएं एक साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पहुंची। वीडियो आप देख लीजिए। एक महिला ने दुकानदार को बातों में उलझाया, दूसरी महिला ने बाहर रखी मोटर चोरी की। ये वीडियो आप देख लीजिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। खाजूवाला के हॉस्पिटल रोड सोसाइटी के पास की एक घटना है। तो 2 महिला यहां पर आती है और चोरी की वारदात को अंजाम देती है। और अब बात सिरोही के आबू रोड की। नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और इको गाड़ी की भिड़ंत हुई। हादसे में इको गाड़ी चालक की मौके पर मौत। पुलिस, एम्बुलेंस और NAHI की रूट टीम मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान चालक को मृत घोषित किया। मृतक की पहचान चनार के रहने वाले जैसाराम प्रजापति के रूप में हुई। चांदमारी हाईवे के धर्मकाटा के पास ये हादसा हुआ। तो दर्दनाक हादसा सिरोही में, और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन दुखद खबर यह है कि चालक ने दम तोड़ दिया है और उसकी जान चली गई है। चालक को मृत घोषित किया। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान मृत घोषित किया। तो ये ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई है नेशनल हाईवे 27 पर। और देखिए, ये गाड़ी की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब यह हादसा हुआ। पूरी गाड़ी यहाँ पर, गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त होते हुए दिखाई देता है। और इस हादसे के चलते, इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आप देख सकते हैं गाड़ी की क्या कुछ हालत है। सोचिए उन प्रत्यक्षदर्शियों ने किस तरह का मंजर देखा होगा जब ये दुर्घटना हुई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि इस गाड़ी को देख करके ही हादसे की भयावहता का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। ब्लर करके हमने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। तो लगातार ये गाड़ी की तस्वीरें, ट्रक और इको गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई और ये गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और एक चालक की मौत हो जाती है। दुखद खबर। आप सोचिए, जिस किसी ने भी इस खौफनाक मंजर को देखा होगा उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, और जिसके साथ ये दुर्घटना घटी वो तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो बहुत ही दर्दनाक ये हादसा। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाती हुई वो तस्वीरें गाड़ी की, और फिलहाल यहाँ पर ये ब्लर करते हुए हमने घायल की तस्वीर भी दिखाई। आप सोचिए क्या कुछ बीती होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मदन प्रजापत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन, वाकई में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, जो गाड़ी की तस्वीर सामने आई, उसको देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। किस तरह से यह हादसा हुआ, जो घायल है उनकी हालत कैसी है? जी नुपुर, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज नेशनल हाईवे जो 27 पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक और जो इक्को गाड़ी के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है। उसके बाद में जो इक्को जो चालक था वहां पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उस दरमियान वहां पर सूचना पर 108 और पुलिस मौके पर पहुंची थी। तत्परता से 108 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर हालात में जो युवक को था वो उसको आगरापट्टा जो उप जिला अस्पताल में है भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने इस इलाज के दौरान जो मृतक है उसको मृत घोषित कर दिया है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी मृतक की जो पहचान है, चनार सदर थाना क्षेत्र है, वहां पर जो निवासी है चनार गांव का बताया जा रहा है। हादसा था या लापरवाही हुई थी?
जी, जिस प्रकार से जो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो ट्रक चालक था उस हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अस्पताल से शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान जैसाराम प्रजापति के रूप में पुलिस ने की है। मामले को लेकर रिक्को पुलिस है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच करी है। जी नुपुर। बिल्कुल मगन, ट्रक चालक की हालत क्या है, वो कहाँ पर है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, जो जिस तरह से मौके पर हमने देखा कि जो ट्रक चालक था वो घटना के बाद से फरार चल रहा है। फिलहाल मौके पर NHI की जो रूट पेट्रोलिंग टीम और जो रिक्को पुलिस मौके पर पहुंची है, घटनास्थल का जायजा लेकर जो तमाम जो घटना के बारे में विस्तृत जांच कर रही है। जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार है, उसकी तलाश पुलिस में जुटी हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताया कि किस तरह से यह हादसा हुआ, ट्रक चालक जो है वो फरार है और ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि वाकई में हादसा था या बड़ी लापरवाही।